हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी कक्षा 10वीं की परिवहन चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं। परिवहन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग रक्त की संरचना, परिवहन क्या है, संवहन, उत्तक, स्थानांतरण, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, संवहन, उत्तक, WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, जाइलम, फ्लोएम, रक्त, सालनी, नालिकाएं, ये सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव हृदय के बारे में भी जानेंगे, वैस्मों के बारे में जानेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ये सब आपके सिलेबस है कक्षा 10वीं का। आज हम लोग इसी चैप्टर में परिवहन पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, परिवहन किसे कहते हैं। सब कोई जानते ही होंगे, परिवहन का मतलब होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन, या इस चैप्टर से रिलेटेड पदार्थों का नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थानों में पहुंचाना परिवहन का मतलब होता है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। आज देखिए परिवहन क्या है। खाद्य पदार्थों के परिवहन से आप क्या समझते हैं। समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना और अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना, उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के बाहर निकाल दिए जाए, इस प्रक्रिया को हम लोग पदार्थों का परिवहन कहते हैं। जैसे डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं हम, यानी 80 mm पारे की दाब को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह 120 mm पारे की दाब को कहते हैं। 120 mm पारे के दाब को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। पेसमेकर, ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है, ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं, ऐसे नोड को क्या कहते हैं, पेसमेकर। सामान्य स्थिति में मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है अर्थात रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ऐसे नोड क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो बात करेंगे, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है, जिसे हम लोग ऐसे नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। एक बात आता है, डायस्टोल किसे कहते हैं। डायस्टोल अभी हमने आपको बताया कि हृदय की वैस्मों का संकुचन को सिस्टोल तथा शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं। यहाँ कहा है हृदय के वैस्मों का संकुचन होगा, उसको हम सिस्टोल कहेंगे, और शिथिलन को हम डायस्टोल कहते हैं। रक्त कैसा ऊतक है, आपसे अगर सवाल किया जाए तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। एक है आप हृदय आवरण क्या है, या पेरिकार्डियम किसे कहते हैं। हृदय पेरिटोनियम के एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है, जिसे हम हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। संवहन ऊतक की बात हम करें तो जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु एक विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु एक विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं। इसका काम ही है क्या, एक दूसरे जगह पहुंचाना। परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र जो होता है, उसी तंत्र को हम क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं, उसी को परिवहन तंत्र कहते हैं। आता है ब्लड प्रेशर। सभी तुरंत जाने, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त के दबाव को हम रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र जो होता है वह स्फिगैमोमैनोमीटर होता है। रक्तचाप मापने के लिए जो मशीन होता है उसका नाम स्फिगैमोमैनोमीटर होता है। इसी से हम लोग रक्तचाप मापते हैं। दो संवहन ऊतक हमारे
हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। दो संवहन ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम। चलनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है? चलनी नालिकाएं की बात करें, चलनी नालिकाएं फ्लोएम संवहन ऊतक में पाई जाती है। चलनी नालिकाएं फ्लोएम की संवहन ऊतक में पाई जाती हैं। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन की बात करती हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होता है, जिसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों से जल की रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया होती है, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, यानी पौधों में प्रत्येक भाग को उसके पोषण एवं विकास के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। पौधे में प्रत्येक भाग के विकास और पोषण के लिए उसके खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, और ये निरंतर जरूरी है। जिस प्रक्रिया द्वारा ये होता है उसको हम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। पौधों में प्रत्येक भाग को उसके पोषण एवं विकास के लिए खाद्य पदार्थों का निरंतर स्थानांतरण जरूरी होता है, इसे खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, अब देखिए के तीन प्रमुख अवयव, रक्त परिसंचरण तंत्र के तीन प्रमुख अवयव जो होता है, एक रुधिर होता है जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, हृदय और एक रक्तवाहिनियां। तीन होता है, रक्त परिसंचरण के तीन प्रमुख अवयव होता है, एक रुधिर, दूसरा हृदय और तीसरा आपका रक्तवाहिनियां। तीसरा क्या हुआ? रक्तवाहिनियां। मनुष्य में लाल एवं श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो अनुपात होता है वह 40:1 होता है, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कोशिकाओं का जो अनुपात होता है वह 40:1 होता है। 40:1 होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त हमेशा कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त लाल क्यों होता है या लाल क्यों दिखता है? रक्त लाल क्यों होता है? रक्त लाल क्यों दिखता है? इसमें एक हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित रहता है। लिखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन वर्णक क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन उपस्थित रहने के कारण से क्या होगा? हमारा खून यानी लाल होते हैं। ये हृदय के वैसवों का संकुचन कहता है। हृदय के वैसव को संकुचन को हम क्या कहते हैं? तो हम सिस्टोल कहते हैं। हृदय के वैसवों के संकुचन को हम क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। हृदय के वैसवों का संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने वैसव होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 वैसव पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 वैसव पाए जाते हैं। एक देखिए तो दायां अलिंद, दूसरा बायां अलिंद, तीसरा दायां निलय, चौथा बायां निलय होता है। अब ये कहता है शरीर की ऐसी धमनी का नाम बताएं जिससे विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है। यानी फुफ्फुस धमनी जो है जिसमें विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है। फुफ्फुस ध्वनि में विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है। फुफ्फुस ध्वनि में विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है। आगे की क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, शरीर की ऐसी शिरा का नाम बताएं जिसमें ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस शिरा होता है। देखिए, अगर विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित का है तो फुफ्फुस धमनी होगा, धमनी में, और शिरा की बात होगा तो फुफ्फुस शिरा होगा। शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी है। ये महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होता है। किन्हीं 3 प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोज, फ्रांथोबिन और हिपेरिन। 3 जो है जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, एक फाइब्रिनोज, फ्रांथोबिन या फ्रांथोबिन, हिपेरिन, 3 ये प्लाज्मा प्रोटीन है। 3 ये प्लाज्मा प्रोटीन है। हृदय की धड़कन क्या है? अब बात आती है हृदय की धड़कन क्या है। ध्यान से बच्चे देखेंगे, हृदय की धड़कन कहता है सिस्टोल और डायस्टोल। 2 बातें हैं, सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की धड़कन कहलाता है। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की धड़कन कहलाता है।
सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर के हृदय की धड़कन कहलाता है। हाइपरटेंशन सामान्य रक्तचाप से उच्च रक्तचाप जो होगा वो हाइपरटेंशन कहलाता है। देखिए 120/80 जो होता है ये सामान्य रक्तचाप होता है। इससे जैसे अधिक होगा रक्तचाप तो हाइपरटेंशन। ये अधिकतर उत्तेजित अवस्थाओं में होता है या गम की अवस्थाओं में। हाइपरटेंशन के चलते मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, जिसको हम लोग हृदयाघात भी कहते हैं। हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक इन्हीं कारणों से होता है, हाइपरटेंशन के कारण से। इसलिए ध्यान दे रहे हैं, सामान्य रक्तचाप से उच्च रक्तचाप जब होगा वह हाइपरटेंशन कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे रक्त के द्विगुण परिसंचरण। ध्यान देंगे, द्विगुण परिसंचरण या रक्त के दोहरे परिसंचरण। रक्त के द्विगुण परिसंचरण क्या है या क्या आप समझते हैं? रक्त के दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? जब शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। 2 बार गुजरता है। जब शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है तो ऐसे रक्त परिसंचरण को द्विगुण परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में द्विगुण परिसंचरण होता है। मनुष्य में क्या होता है? द्विगुण परिसंचरण होता है, यानी रक्त के दोहरे परिसंचरण मनुष्य में होता है। इसका डिफिनेशन हम लोग 2 तरह से, जब शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है तो इस प्रक्रिया को हम रक्त के द्विगुण परिसंचरण या इसको हम दोहरे परिसंचरण कहते हैं। यह मनुष्य में होता है। प्लाज्मा क्या है? देखिए प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है, यानी जितना रक्त है उसका 55% प्लाज्मा होता है रक्त में। और प्लाज्मा में करीब 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा होता है। शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी क्या? प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। आयतन के हिसाब से रक्त में प्लाज्मा जो होता है वह 55% होता है और प्लाज्मा में 90% जल, 7% जो होता है प्रोटीन होता है, 0.9% जो होता है वो अकार्बनिक लवण होता है, 0.18% ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा होता है। शेष जो मौजूद रहते हैं वो अन्य कार्बनिक पदार्थ मौजूद रहते हैं। धमनी और शिरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के लिए कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। ये रक्त को हृदय से पूरे शरीर में प्रवाहित करती हैं। ये रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ये रक्त को पूरे शरीर में इकट्ठा कर हृदय में ले जाते हैं। कौन? शिरा। इसमें अधिकांश शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन रक्त प्रवाहित होते हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है। फुफ्फुस धमनी में भी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। किसमें? फुफ्फुस धमनी में। जबकि इनके द्वारा भी ऑक्सीजनित रक्त या अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी, इस फुफ्फुस शिरा जो इसका अपवाद है, जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी शिरा में अपवाद होगा फुफ्फुस शिरा और धमनी में अपवाद होगा अपवाद इसका फुफ्फुस धमनी। देखिए जो धमनी की जो शिरा थे इनकी दीवार मोटी एवं लचीली होती है। किसकी? धमनी की दीवार जो होती है मोटी एवं लचीली होती है, जबकि इनकी दीवार पतली एवं लचीली होती है। इनमें कपाट नहीं होते हैं, उनमें कपाट उपस्थित होते हैं। किसमें? शिरा में कपाट होते हैं, धमनी में कपाट नहीं होते। लिम्फ और रक्त, लिम्फ और रक्त क्या है इसके बारे में जाने। लिम्फ और रक्त, लिम्फ और रक्त में निम्नलिखित अंतर है, ध्यान देंगे। पहला, यह आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रंगहीन होता है। कौन? लिम्फ। हीमोग्लोबिन नहीं रहता है इसमें, आरबीसी नहीं रहता है। जब आरबीसी नहीं होगा तो स्वाभाविक तौर पर क्या होगा? हीमोग्लोबिन नहीं होगा। जबकि इसमें रक्त की बात, जबकि रक्त का रंग लाल होता है जिसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन उपस्थित रहते हैं। इनमें केवल लिम्फोसाइट मौजूद होता है, लिम्फ में केवल लिम्फोसाइट मौजूद होता है। और रक्त की बात करेंगे उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी रक्त पट्टिकाणु उपस्थित होते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लिम्फ में प्रोटीन की मात्रा कम होती है
और रक्त में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इनका प्रवाह, लिम्फ का प्रवाह धीरे धीरे और रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। ये बात को समझना, लिम्फ और रक्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या रक्त और लिम्फ में अंतर स्पष्ट करें। तो बच्चे, रक्त के प्रमुख घटक होते हैं। अब तो रक्त के दो घटकों को लिखना है, एक तरल होगा और ठोस होगा। लिखा हुआ है तरल भाग जो प्लाविका या प्लाज्मा कहलाता है, ठोस भाग जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं और रक्त पट्टिकाणु होते हैं। यानी रक्त के अवयवों को लिखने के लिए क्या है, तो आप प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु, रक्त के 4 अवयव होते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो तरल भाग है जो प्लाज्मा होता है। ठोस भाग में हमारा आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं और रक्त पट्टिकाणु आते हैं। यानी 3 जो होते हैं आपका रक्त के ठोस भाग में आते हैं, रक्त के ठोस भाग में आते हैं। आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस या लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस और इस श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त पट्टिकाणु ये बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। रक्त पट्टिकाणु को हम क्या कहते हैं, बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। क्या होता है रक्त पट्टिकाणु, रक्त क्या होता है जब हम कट जाते हैं थक्का देखिए बनता है, तो यही इनका सहायता है। रक्त पट्टिकाणु का काम है रक्त को थक्का जमा देना है। तो सीरम, ये फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा प्रोटीन को हम सीरम कहते हैं। फाइब्रोनोजिन रहित और फाइब्रोजन सहित अगर कहता तो ये प्लाज्मा प्रोटीन सीरम नहीं कहलाता। फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहता है। यानी फाइब्रोनोजिन उसमें नहीं है और रहेगा तो वह सीरम प्लाज्मा प्रोटीन नहीं कहलाएगा। जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे, ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम की कोशिकाएं जो होती है मृत होती हैं जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। ध्यान देंगे, यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। यह खाद्य पदार्थों का, फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, जबकि इसका काम है जाइलम का कि जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करना। लवण एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है जबकि इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। ये ध्यान रखेंगे। तो आप मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आता है। मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र, ये फिगर में ये आप देख रहे हैं, ये महाशिरा है। आप फिगर को अब देख पा रहे हैं, फिगर को ध्यान देंगे। ये फिगर मानव हृदय का है और मानव हृदय के फिगरों को देखेंगे, ये 5 मार्क्स में आते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, इसको, इस पार्ट को हम कहते हैं महाधमनी और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हृदय में, ठीक है, महाधमनी। और उसके बाद शिरा देखिए, ये महाशिरा कहलाता है। ये महाशिरा कहलाता है। कोटरालिंद गांठ होता है, ये दाहिना अलिंद होता है। ये जो भाग देख रहे हैं आप दाहिना अलिंद होता है। ये अलिंद निलय गांठ होता है। ये जो देख रहे हैं अलिंद निलय गांठ होता है। और ध्यान देंगे, ये अलिंद की बात करेंगे, अलिंद निलय गांठ ये वाला पार्ट होता है। फिर कार्डियक टेडिनम, ये दाहिना निलय। उसके बाद ये बायां निलय होता है, अंतर निलय पट्टिका होता है। और ये बायां अलिंद होता है, फुफ्फुसीय शिराएं होती है, फुफ्फुस धमनी होती है। इस प्रकार से हमारा चित्र है। ये चित्र देखिएगा, मानव हृदय का चित्र है, ध्यान रखेंगे। ये मानव हृदय के में पूछेगा। और इससे पहले चैप्टर में हम लोग बात किए हैं, क्या, श्वसन चैप्टर बात किए हैं बच्चे। लिंक इसको अब लोग पिछ दिए हुए हैं, इसमें लिंक है। आप इस साइड में लिंक ज्वाइन करेंगे, लिंक ज्वाइन करके आप पहला चैप्टर का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।